तीन तीन अक्लमंद। बहुत पुराने समय की बात है। चंदनगढ़ में करमदेव नाम का एक सदाचारी जोनी रहता था। भद्र पुरुष रहता था। उसका सर्वाधिक समय ज्ञान ध्यान की पुस्तकें पढ़ने में व्यतीत होता। और करमदेव के 3 बेटे थे। अपने पिता की तरह वह भी अपना सारा जीवन ज्ञानवर्धक पुस्तकों में व्यतीत बिताते थे। बाल अवस्था से उनकी बुद्धि की चर्चा दूर दूर तक हो गई थी। यहाँ तक कि आसपास के लोग उनसे सलाह मशवरा करने और न्याय करवाने भी आते थे। एक बार उनके पास दो आदमी ऊँटनी और ऊँट के बच्चा लेकर आए। सुनो बुद्धिमान बच्चों, तुम मेरे पास एक समस्या को लेकर आए हैं। यदि तुम हमारी समस्या का उद्धार करोगे तो हम लोग बहुत परेशान हैं। आप लोग समस्या बताइए, हम विचार करेंगे। हाँ महोदय, कृपया अपनी समस्या बताइए। तो सुनो, हम दोनों एक एक ऊँटनी है। ये दोनों हमेशा हमारे साथ चरा करती हैं। और 4 दिन पहले जब हम अपनी अपनी ऊँटनी लेकर एक चारगाह में गए तो हमें वहाँ ऊँटनी के निकट 2 नवजात ऊँट के बच्चे दिखाई दिए। अरे, यह तो मृत है, लेकिन यह जिंदा है। यह जिंदा बच्चा मेरी ऊँटनी का है। नहीं, यह बच्चा मेरी ऊँटनी का है। काफ़ी देर तक व्यंग करते रहने के पश्चात, भाई इसका फैसला इस तरह नहीं होने वाला। मेरा विचार है यही होगा कि हम दोनों ऊँटनी के बच्चे को कुछ दिन के लिए छोड़ दें और देखें कि हमें किस ऊँटनी का दूध पीता है और खाना खिलाती है। और जो ऊँटनी दूध पिलाएगी और देखभाल करेगी, हम समझ लेंगे यह उसी का माँ है और बच्चा उसी का है। उपाय बुरा नहीं है, मुझे मंजूर है। और दोनों अपनी ऊँटनियों को बच्चे के साथ छोड़ दिया। उसकी निगरानी करने लगे। अरे, वह दोनों तो बारी बारी से दूध पिला रही हैं और एक समान प्यार करती हैं। इस तरह बुद्धिमान बच्चों, लगता है 3 दिन निगरानी करने के पश्चात भी यह नहीं जान पाए कि यह ऊँटनी कौन सी माँ है। उन ऊँटनी का बच्चा किसका है होना चाहिए। आश्चर्य की बात तो यह है कि यह बच्चा दोनों ऊँटनियों के समान प्यार करता है। सारी बातें सुनने के पश्चात बड़ा भाई दिनकर बोला, बस इतनी सी बात है। आप दोनों इतने परेशान हैं। सुनिए, आप अपनी ऊँटनी को नदी के किनारे ले जाइए। और मंदला भाई रविशंकर बोला, बच्चे को नाव में जाकर नदी पार छोड़ दीजिए। अंत में छोटा भाई विनय कर बोला, तब आपके झगड़े का अपने आप फैसला हो जाएगा। ठीक है बुद्धिमान बच्चों, ऐसा ही करते हैं। और दोनों व्यक्तियों ने वैसा ही किया जैसा बालक ने सलाह दी थी और निष्कर्ष निकलने का इंतजार करने लगे। और जब रात हुई तो ऊँट का बच्चा डर के मारे छटपटाने लगा तो बुरी तरह चीखने चिल्लाने लगा। तब दोनों ऊँटनी से उनकी एक चटपटाहट न देखी गई और वह ऊँटनी तो नदी किनारे भागने लगी और वह दूसरी पानी में कूद गई।
और तैरती हुई बच्चे के पास पहुंची। आह, यह ऊँट यह बच्चा मेरी ऊँटनी का है। तुम ठीक कहते हो दोस्त, यह बच्चा तुम्हारी ही ऊँटनी का है, वरना वह अपने प्राण की चिंता न करके उस तरह पानी में न कूदती। एक माँ ही अपने बच्चे के लिए इतना प्यार कर सकती है। हमारा फैसला हो गया, अब हमें इन्हें ले जाती हैं। हाँ चलो। और असाधारण बालकों की बुद्धि की बात जंगल की आग की तरह चंदननगर में फैल गई, और लोग आने जाने का तांता लग गया। और घटना से बालकों के पिता करमदेव अपने बच्चों पर हंसा हुआ और गर्व भी। एक दिन उन तीनों को अपने पास अपने खानदान का नाम एक दिन मेरे तीनों बच्चे अपने खानदान का नाम खूब रोशन करेंगे। और समय बीतने के साथ साथ करमदेव बूढ़ा होता गया और बेटे जवान होते गए। जब पुत्रों की युवावस्था में पदार्पण किया तो एक दिन करमदेव अपने पुत्रों को बुलाकर कहा, बेटा, तुम तीनों जवान हो चुके हो, अतः मैं चाहता हूँ कि तुम तीनों पुस्तक पढ़ने की बजाय दुनिया की सबसे ज्ञानवर्धक जीवन का अनुभव की पुस्तक पढ़ने के लिए देशोत्तरन के लिए निकल जाओ। यह आप क्या कह रहे हैं पिताजी? आपको वृद्ध अवस्था में अकेला छोड़कर देशोत्तरन के लिए निकल जाएं? नहीं पिताजी, ऐसा नहीं हो सकता। बड़े भैया ठीक कह रहे हैं पिताजी, भला इस अवस्था में हम किसी को छोड़कर कैसे कहीं जा सकते हैं? यह समय तो हमारा आपकी सेवा करने का है। हाँ पिताजी, वृद्ध अवस्था में आप हम हमसे अलग मत कीजिए और जी भरकर आपकी सेवा करने दीजिए, वरना पाप हमें आपको चैन से जीने नहीं देगा। अरे पगलो, तुम नहा कि मेरी चिंता कर रहे हो। मुझे भला क्या हुआ है? मैं तो भला चंगा हूँ। वह तो ठीक है पिताजी, लेकिन आपने अपना पूरा जीवन हम लोगों के लालन प्यार में गुजारा है दिया। अब हमारा कर्तव्य है कि आपका बाकी जीवन भी आनंद में बनाने के लिए आपकी सेवा में गुजार दें। मेरे बच्चों, तुम लोग सिर्फ एक इंसान यानी अपने पिता के लिए सोच रहे हो, जबकि मैं चाहता हूँ तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारी सेवा पूरी दुनिया के एक इंसान के काम आए। तुम्हें दुनियादारी की प्रत्येक बारीकी का ज्ञान, और तुम दोनों लोग अपने जीवन के दूसरों की सेवा भलाई में गुजारो, ताकि समाज मेरे और तुम्हारे बाद भी हमारे कुल को याद करके प्रशंसा करे। लेकिन कुछ नहीं मेरे बच्चों, यह एक पिता की आज्ञा है और तुम्हें मेरी यह अंतिम इच्छा पूरी करनी होगी। पिता की बात सुनकर तीनों के चेहरे उदास हो गए। ठीक है पिताजी, यदि आपकी यही आज्ञा है तो हम देशोत्तरन के लिए तैयार हैं। शाबाश मेरे बच्चों, तुम्हारा विचार खुलकर मुझे खुशी हुई। लेकिन बेटा, मैं विदा लेने से पहले कुछ ज्ञानवर्धक बातें बताना चाहता हूँ, और मुझे विश्वास है सफ़र के दौरान तुम तीनों हमेशा याद रखोगी। अवश्य पिताजी, कहिए आप हमें क्या बताना चाहते हैं। सुनो बेटा, ज्ञान लंबी उम्र वाले को नहीं बल्कि दुनिया देखने वाले को ज़्यादा होता है। सोने की सच्ची बात की कीमत धनी नहीं बल्कि सुनार जानता है। भोजन के गुणों का ज्ञान खाने वाला को नहीं बल्कि पकाने वाले को होता है। रास्ता वह नहीं जानता जो उस पर जाने को तैयार कर रहा है, बल्कि वही बता सकता है जो उस पर गुजर चुका है। आप निश्चिंत रहिए पिताजी, हम आपकी अनमोल बातें
अपने जिंदगी में आखिरी क्षण तक याद रखेंगे। और अगले दिन हमें आशीर्वाद दीजिए पिताजी, हम आदेशपूर्ण हमें देश सटन पर रवाना हो रहे हैं। जाओ मेरे बच्चों, का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, ईश्वर तुम्हें मकसद में सफलता प्रदान करें। और पिता से आशीर्वाद लेकर तीनों देश सटन पर निकल पड़े। कई दिन तक तीनों लगातार चलते रहे। चौथे दिन तक मार्ग में पहुंचे। तीनों अचानक एक तरह रुक गए। सबने बड़ा भाई गौर से धरती को देखकर कहने लगा। दोनों भाई इधर धरती को देखने लगा और दोनों छोटे भाई भी उधर देखने लगे। और कुछ क्षणों उपरांत, भाइयों, मैं दावे से कह सकता हूँ कि कुछ देर पहले यहाँ एक थका हुआ ऊँट गुजरा। हाँ, और ऊँट की दाईं आँख नहीं थी और वह ऊँट कच्चा गुड़ लदा था। तभी एक सामने वाला घबराया सा आदमी आता दिखाई दिया। अरे भैया, आपने इधर से एक ऊँट को गुजरते देखा? उसकी लगता है चोर उसे चुरा कर ले गए हैं। तुम्हारे ऊँट बहुत लंबा रास्ता तय किया है, फिर बहुत थका हुआ है। क्या यह सच है? तुम्हारे ऊँट की दाईं आँख नहीं है, क्या यह सच है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सच है। और यह भी सच है, तुम्हारे ऊँट को कच्चा गुड़ लदा है। हाँ हाँ। अरे वाह, आपका मतलब है कि आपने मेरे ऊँट को देखा है। जल्दी बताइए कहाँ है। यह हम नहीं जानते, हमने उसे देखा नहीं। तीनों भाइयों की बात सुनकर आरोपी अपरिचित क्रोधित हो उठा। तुम झूठ बोल रहे हो। यदि तुम लोगों ने मेरा ऊँट को देखा नहीं तो इस प्रकार जान पाते कि वह थका हुआ है, उसकी दाईं आँख नहीं है और उस पर गुड़ लदा है। यह सब अनुमान है, अपने गुणों से लगाया है भाई। लगता है वास्तविकता यह है कि तुम्हारे ऊँट को यहाँ से नहीं देखा। अब मुझे विश्वास हो गया है, तुम दोस्तों ने ही तीनों ने मेरे ऊँट को चुराया है और कहीं छिपा दिया है। ठहरो, मैं तुम्हें भी मजा चखाता हूँ। और फिर उसके शोर मचाना शुरू कर दिया। चोर चोर, कोई मुझे बचाओ बचाओ। और कुछ सैनिक अपने घोड़ों पर सवार कहीं जा रहे थे। तभी, ओह, शायद कोई मुसीबत में है। हाँ, मालूम करते हैं। क्या बात है? क्यों शोर मचा रहे हो? क्या हुआ? हजूर, इन लोगों ने मेरे कच्चे गुड़ से लदे मेरे ऊँट को चुरा कर कहीं छिपा दिया है। कृपया मेरी मदद कीजिए और इन्हें मेरा ऊँट दिलवा दीजिए। कहकर व्यक्ति ने सारा किस्सा सुना दिया। तुम माम तुम्हारा मामला बड़ा पेचीदा है, अतः तुम्हें राजा के पास ले चलते हैं, लाना होगा। और सैनिक ने उस सौदागर और तीनों भाइयों को ले जाकर राजमहल की ओर चल पड़े। और कुछ ही देर में सैनिकों ने चारों को राज दरबार के सामने पेश किया और सारी बात कह सुनाई। सारी बात सुनकर राजा, युवकों, जब तुमने सौदागर के लापता ऊँट को देखा ही नहीं, फिर तुमने उसकी ठीक ठीक पहचान कैसे बताई? सच सच बताना, वरना तीनों की खैर नहीं। सर्वप्रथम बड़ा भाई बोला, महाराज, ऊँट उसने लंबे सफ़र तय किया था, इसका अनुमान मैंने उसके पच्चीनों को देखकर लगाया। थका हुआ जानवर हमेशा घसीट कर चलता है, उसके पंजे फैले हुए होते हैं। बड़े भाई का चुप होते मंदला बोला, और महाराज, ऊँट की दाईं आँख नहीं है, इसका फैसला मैंने उसके आधार पर किया कि चलते हुए रास्ते में बाईं तरफ की घास अथवा पौधे खाई। अंत में छोटा भाई बोला, महाराज, यदि रास्ते में मक्खियों का झुंड भिन बनाता रहे तो कोई उस अंदाज़ा लगा सकता है, काम मुश्किल नहीं है, ऊँट पर कच्चा गुड़ लदा था। वाह, बहुत खूब। वो तीनों भाइयों ने
सूक्ष्म दृष्टि पर हैरान हो गया। इतने तेज नज़र के नौजवानों को आज तक मैंने नहीं देखा। क्यों न एक बार इनसे अपने दिमाग की सूक्ष्म सृष्टि की परीक्षा लेकर देखूं। राजा ने सबकी नज़र बचाकर निकट की थाली से एक पका हुआ अनार रुमाल में लपेट लिया। सुनो नवयुवकों, क्या तुम बता सकते कि कि इस रुमाल में क्या वस्तु है? रुमाल में कोई गोल चीज दबी हुई है महाराज। यह गोल वस्तु कोई स्वादिष्ट फल है महाराज। और महाराज, मैं दावे की कह सकता हूँ यह स्वादिष्ट फल अनार है। राजा सुनकर राजा का चेहरा प्रशंसा से खिल उठा और उसने रुमाल में अनार निकालकर समस्त दरबार और तीनों भाइयों की प्रशंसा कर उठे। बिल्कुल ठीक, यह अनार है। वाह वाह, कमाल के आदमी हैं। और सच में नौजवान, तुमने जीवन में पहले कभी कुछ सूक्ष्म दर्शियों को नहीं देखा। मेरा यह आग्रह है कि तुम तीन मेरे यहाँ मेहमान बनकर रहो, बारी बारी हमारे महत्वपूर्ण मुकदमों का फैसला करो। यदि तुम हमारे निर्णय से न्यायपूर्ण लगे तो तुम में एक को महामंत्री, दो को विशेष मंत्री बना दूंगा। हमें आपका विचार आग्रह स्वीकार है महाराज। फिर राजा की बात सुनकर महामंत्री क्रोध से ईर्ष्या से जल उठा। महाराज का दिमाग खराब हो गया है। उन तीनों में से एक को मेरा पद देना चाहते हैं। मेरा जीवन रहते ही यह तीनों भाइयों के लिए कोई मेरा पद नहीं पा सकता। मैं इनकी कोई दाल नहीं गलने दूंगा। और दुष्ट कहीं के न जाने कहाँ से आग मरे हैं। और अगले दिन दरबार में लगा। उसकी अध्यक्षता बड़े भाई दिनकर ने की। उन्होंने सामने दो आदमी पेश किया। हजूर, मैं एक गरीब तेली हूँ और एक एक पैसा जोड़कर एक थैली में रखता हूँ। जब आज बाजार में सरसों का तेल लेने जा रहा था तो इस व्यक्ति ने मेरी जेब से थैली निकाल ली और मुझे बर्बाद करने पर तुला है। दूसरा व्यक्ति क्रोध में बोला, यह झूठ बोल रहा है। मेरे पास रकम का थैला अवश्य है, पर यह मेरी है। जब मैं इसके पास तेल खरीदने आया तो मेरी थैली से मोटी रकम देकर यह बेईमान मुझे पानी के बेईमान के मुंह में पानी आ गया और ठग से मेरी थैली अपनी थैली बताकर शोर मचाने लगा। हजूर, यह दुष्ट मेरे जीवन भर की कमाई मुफ्त में हजम करना चाहता है। आप न्याय कीजिए। दोनों पक्षों की बात सुनी और पश्चात बड़ा भाई बोला, ठीक है थैली हमें दो, अभी पता लगा लेंगे थैली किसकी है। जी हजूर, यह लीजिए, यही है वह थैली। मेरे गाढ़े पसीने की कमाई इसी में रखी है। थैली लेने के पश्चात महाराज, आप अपने आदमियों को कहिए एक बर्तन में खौलता पानी लाए। ठीक है, मैं अभी मंगवाता हूँ। ए सैनिकों, जाओ रसोई से कहो पानी गर्म करके लेकर आए। जो आ गया। और खोलते पानी आ गया तो बड़े भाई ने थैली के सिक्के उसमें उल्ट दिए। पता नहीं यह क्या करने जा रहा है। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि यह मुकदमे का फैसला इस तरह कैसे करेगा। और उधर सिक्कों में पानी में गिरते ही पानी में तेल तैरने लगा। सिक्कों से ही निकलता था। तो यह रकम वास्तव में तेली की है। महाराज, पानी में तैरने वाला तेल चिकनाहट देखिए और फैसला अपने
मुख से सुना दीजिए, और तेल में डूबे यह सिक्के किसके हो सकते हैं? निस्संदेह यह सिक्के तेली के हैं। और अगले ही पल, सैनिकों, इस दुष्ट को ले जाओ और 20 कोड़े लगाओ और 10 साल के लिए इसे कारागार में डाल दो। यह लो तेली, अपनी रकम संभालो। महाराज की लंबी उम्र हो, हमेशा जयजयकार हो। और दूसरे दिन एक मंझले भाई की अदालत लगी। उस दिन बनिया एक फटे हाल व्यक्ति को घसीटते हुए वहाँ दरबार में लाया। ओह, यह बेचारा गरीब कौन है? लगता है ज़रूर मुसीबत का मारा है। देखता हूँ इस व्यक्ति को मुकदमा का फैसला कैसे करता है। हजूर, यह झूठे मक्कार ने मुझसे रोना रोकर अपने बीवी बच्चे भूखे मर रहे हैं, आधा सेर चावल उधार लिए और कसम खाकर कहा कि यह मेरे कर्ज का 1 हफ्ता में चुकता कर देगा। यदि ऐसा न कर सका तो आधा सेर चावल के बदले यह अपना आधा सेर गोश्त देगा। लेकिन हजूर, सप्ताह पर सप्ताह बीतते जा रहे हैं, यह चालबाज न तो मुझे चावल ही लौटा रहा है, न ही उसकी कीमत। अब आप ही न्याय कीजिए हजूर, यह तो मुझे आधा सेर चावल की कीमत दिलवाइए या आधा सेर गोश्त। क्यों भाई, तुम अपनी अभी तक बनिए का उधार क्यों नहीं चुकाया? मैं बहुत गरीब आदमी हूँ हजूर, इसी गरीबी के कारण बीवी बच्चे कुछ दिन पहले मर गए। मेरे पास जो कुछ भी था उसके साथ साथ मैंने बर्तन भांडे झोपड़ी बेचकर मैंने उसके दाह संस्कार कर दिया। अब मेरे पास इस शरीर के सिवा और कपड़ों के सिवा कुछ भी नहीं है। किंतु हजूर, मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आगामी सर्दियों तक बहुत कुछ करने सर्दियों तक कुछ भी करके इसका कर्ज चुका दूंगा। मुझे रहम कीजिए हजूर, श्रीमान को जब तक के लिए मुझे तरस खाने को कहिए। नहीं हजूर, मैं नहीं हजूर, मैं अब इस इंतज़ार नहीं कर सकता। फैसला इसी समय होना चाहिए। यह या तो मेरा कर्ज वापस लौटा देगा या अपना गोश्त देगा। यह बनिया तो बहुत क्रूर है और दुष्ट प्रवृत्ति का मालूम होता है। ठीक है वादी, मेरा फैसला है यह है कि तुम छुरा लेकर प्रतिनिधि की पिंडली का आधा सेर मांस काट लो। लेकिन ध्यान रहे, मांस आधा सेर से 1 रत्ती भर भी ज़्यादा या कम नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा ही हुआ तो तुम्हें कोड़े लगाए जाएंगे। तुम पर कोड़े लगवाने का हुक्म देता हूँ। आई, यह कैसे संभव है? लगता है इसके शरीर में बिल्कुल आधा सेर मांस तोल कर कैसे निकाल सकता हूँ। यदि कम या ज़्यादा, नहीं, इस पर तो मैं खुद ही मुसीबत में फंस जाऊँगा। और अगले पल, नहीं हजूर, मुझे मेरा कर्ज वापस चाहिए। मेरा नहीं हजूर, न मुझे कर्ज वापस चाहिए न ही मांस। मैं तो बाज आया आपके हुक्म से। हा हा हा। और तीसरे दिन छोटे भाई ने न्याय करने का अवसर मिला और 2 आदमी उसके सामने पेश किया गया। उनमें से एक बोला, महाराज मेरा दोस्त, लेकिन आज 7 रोज पहले इसने दुष्ट मुझे 500 सोने के सिक्के जबरदस्ती छीन लिए और मुझे कंगला बना दिया। नहीं हजूर, ये झूठ बोल रहे हैं। मेरा मित्र मेहनत की कमाई हड़पने के लिए मुझ पर झूठा आरोप लगा रहा है। मैंने कई माह कठोर मेहनत करने के पश्चात सिक्के कड़े इकट्ठे किए हैं, लेकिन जब मैंने उन सिक्कों को इसे दिखाया तो इसकी नीयत खराब हो गई। यह दोस्ती को दुश्मनी में उतराया। हजूर, यह धोखेबाज मुझे सरासर झूठा इल्ज़ाम लगा रहा है। 5 सिक्के मेरे हैं और इन्हें ज़बरदस्ती छीने हैं। क्यों वादी,
जब तुम्हारे दोस्त ने तुमसे हमला किया तुम उस समय कोई मौजूद थे या तुम्हारी बात का गवाह है? नहीं हजूर, इस समय काफ़ी रात हो चुकी थी, इसलिए आसपास दूर तक कोई नहीं था। तो तुम्हारा मुकदमा काफ़ी जटिल है। वास्तव में 5 सोने के सिक्के वास्तव में किसके हैं, इसका फैसला करना काफ़ी मुश्किल काम है। खैर, मैं तुम्हें मुकदमे के बारे में विचार करता हूँ, तब तक तुम दोनों आपस में कुश्ती लड़कर दरबार का दिल बहलाओगे। और हाँ, तुम में से जो कोई कुश्ती जीतेगा उसे महाराज की तरफ से 10 सोने के सिक्के इनाम दिलवाएंगे। वाह, मुझे स्वीकार है महाराज। लेकिन हजूर, मैं लड़ना भिड़ना जानता ही नहीं, वैसे भी मैं इससे कमज़ोर हूँ। यह हमारा आदेश है, जब तक तुम तुम्हारे मुकदमे का फैसला नहीं कर देते तुम्हें कुश्ती लड़नी पड़ेगी। छोटे भाई का निर्णय सुनकर कमज़ोर आदमी का चेहरा उदास हो गया और लंबा तगड़ा व्यक्ति खुश हो गया। आओ कमीने दोस्त, आज तुम्हें मजा सिखाता हूँ। मित्र, क्या तुम सचमुच मुझसे कुश्ती लड़ोगे? लड़ूंगा ने, यह देखो, लड़ गया। आह! और अब तो 5 सिक्के के साथ साथ मुझे 10 सिक्के और मिलेंगे। और 15 मिनट के अंदर लंबे तगड़े व्यक्ति ने प्रतिद्वंदी को कुश्ती में 5 बार पछाड़ दिया। हा हा, चूहे, अब चूहे कहीं के। नहीं नहीं, मुझे 5 सिक्के तुम मुझसे 5 सिक्के ले लो, तुम जीत गए, मैं हार गया। लेकिन लंबे तंगड़े व्यक्ति ने कमज़ोर व्यक्ति को की बात पर ध्यान न देकर उसे सिर से ऊपर उठाकर ज़मीन पर पटकना चाहा। छोटे भाई ने एकदम चीख उठा, ठहरो वादी, उसे छोड़ दो, मैंने दोषी का पता लगा लिया है। तब तो हजूर, आपको मालूम हो गया होगा कि वे 5 सिक्के मेरे हैं जो इस कमीने ने मुझसे छीने हैं। कृपा 5 सिक्के के साथ साथ इनाम के 10 सिक्के भी मुझे दिलवा दिए। अरे मूर्ख, तू कुश्ती देखकर कोई बच्चा भी इस बात का फैसला कर सकता है कि तुम दोनों में से झूठ कौन बोल रहा है। तुमने सबके सामने प्रतिद्वंदी को 15 मिनट में 5 बार पछाड़ा, अतः इस बात का कौन विश्वास कर लेगा कमज़ोर ताकतवर ने पैसे छीन लिए। झूठे को दोषी तुमने हो मूर्ख, तुम्हारा दोस्त निर्दोष है। तुम जैसे अपराधी को झूठी शिकायत करने के बल प्रयोग करने का कठोर से कठोर दंड दिया जाना चाहिए। नहीं नहीं, मुझे क्षमा कर दो, मैं अपनी गलती स्वीकार करता हूँ। ठीक है, लेकिन तुम अपनी गलती स्वीकार कर रहे हो तो अपना वचन अनुसार कुश्ती का कौशल दिखाने के लिए क्षमा करता हूँ। उठो और आपस में सुलह कर लो, फिर एक अच्छा दोस्त बनने की कोशिश करो। हजूर का बहुत बहुत धन्यवाद, हजूर की उम्र लंबी हो। और उसके बाद तगड़ा व्यक्ति उठकर अपने दोस्त के गले लगा लिया और माफ़ी मांगने लगा, जबकि राजा सिकतेश ने मंत्री तीनों भाइयों की बुद्धि के निर्णयों की बुरी बुरी प्रशंसा करने लगे। खूब, वाह जवान, खूब, इनको निर्णयों को वाह 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 वाह। और इसके विपरीत बूढ़ा मंत्री ईर्ष्या से बुरी तरह जलने मुलने लगा। जल्दी ही महाराज के कान भरूंगा, मेरा पद भी जाता रहेगा। ओह! और फिर वह राजा के निकट आकर कहा, महाराज, आप इसके चक्कर में मत पड़े। ये तीनों संदिग्ध बदमाश हैं। अनजाने में प्रदेश पर विश्वास करना मूर्खता होती है, जिसके दुश्मन देश ने भेजा है। इनके विरुद्ध कोई भयंकर षड्यंत्र रचकर आपका अहित करने यहाँ आए हैं। अच्छा होगा कि आप तुरंत इन्हें गिरफ्तार करके कारावास में डाल दें।
लेकिन राजा ने बुरी तरह छिटक गया। महामंत्री, आप इसी समय यहाँ से दफा हो जाइए। आज से हम तुम्हें महामंत्री का पद से अलग करते हैं। सुनिए आदरणीय सभासदों और मित्रगणों, आज से हम बड़े भाई दिनकर को अपना महामंत्री बनाते हैं तथा शेष और वीरकर को अपना उप मंत्री घोषित करते हैं। महाराज की जय हो। महाराज जिंदाबाद। अब आप लोग अपना काम चुने। दिन में आप तीनों राज्य के कामकाज में हमारी मदद किया करेंगे और शाम को किस्से कहानियाँ सुनाकर हमारा दिल बहलाया करेंगे और रात को हमारे सोते समय पैरा करोगे। हमें आपका प्रस्ताव खुशी खुशी मंजूर है महाराज, और हमें आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपके दिल को ठोस नहीं पहुंचाएंगे। और दिन बीतते गए। तीनों भाइयों ने बारी बारी राजा की सेवा करते रहे। वे दिन राजकार्य में हाथ बटाते रहे और किस्से सुनाते, उनका पहला दिल बहलाते, और रात को राजा सो जाता तो पहरा देते। राजा का लगाव उन तीनों भाइयों पर बढ़ता जा रहा था, सबका समान रूप से ध्यान रखना, किंतु फिर भी छोटे भाई वीरकर को उसकी कृपा दृष्टि ज़्यादा ही रही थी। दोस्तों, आगे की कहानी जल्दी आपके सामने पेश करेंगे।